बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम CS101 का मॉड्यूल 50 से लेकर मॉड्यूल 55 तक 6 मॉड्यूल जो हैं वो कवर करेंगे। तो फटाफट से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको इन 6 मॉड्यूल्स में कवर करवा देता हूँ। सबसे पहले उसने मॉड्यूल 50 को कवर करते हैं। तो मॉड्यूल 50 में पहले उसने बताया कि कर्नल क्या होता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र इंटरफेस, कहता है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूज़र इंटरफेस होता है, द इंटरनल पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड द कर्नल। कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके थ्रू हम अपने यूज़र को जो है वो इंटरेक्ट करवाते हैं अपने हार्डवेयर के साथ या कम्युनिकेट करवाते हैं, तो हमारे उस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंटरनल पार्ट होता है जिसको हम जो है वो कर्नल कहते हैं। नेक्स्ट वन सच यूनिट इज़ द फाइल मैनेजर। कहता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो एक यूनिट होता है जिसको हम फाइल मैनेजर कहते हैं। हुज जॉब इज़ टू कोऑर्डिनेट द यूज़ ऑफ द मशीन मैथ स्टोरेज फैसिलिटीज़। यानी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके अंदर एक यूनिट होता है जिसको हम फाइल मैनेजर कहते हैं, और इसका काम ये होता है कि ये आपके जो मैथ स्टोरेज होती है उसकी तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ को मैनेज करता है। यानी आपने जो रिकॉर्ड स्टोर करना है वो कहाँ पे स्टोर करना है, कितनी स्टोरेज होगी उसकी, तो ये सारी चीज़ें स्टोरेज के रिलेटेड जितनी भी होती हैं ये सारी की सारी कौन मैनेज कर रहा होता है, फाइल मैनेजर जो है वो मैनेज कर रहा होता है। नेक्स्ट कहता है डायरेक्टरी और फोल्डर किसे कहते हैं। कहता है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द मशीन यूज़र्स। कहता है जो हमारे मशीन के यूज़र्स हैं यानी जो हमारे कंप्यूटर यूज़र्स हैं जो हमारे कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं उनकी आसानी के लिए मोस्ट फाइल मैनेजर्स अलाउज फाइल टू बी ग्रुप्ड इनटू अ बंडल कॉल्ड डायरेक्टरी और फोल्डर। तो कहता है हमारे यूज़र्स जो हैं उनकी आसानी के लिए हमारा जो फाइल मैनेजर होता है वो हमारी डिफरेंट तरह की फ़ाइल्स को एक ग्रुप की शेप में, एक बंडल की शेप में बंद करता है जिसको हम डायरेक्टरी या फिर फोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट डायरेक्टरी पाथ क्या होता है। कहता है चेन ऑफ डायरेक्टरीज विद इन डायरेक्टरीज इज कॉल्ड अ डायरेक्टरी पाथ। कहता है जब हम अपनी किसी भी डायरेक्टरी को ढूंढने के लिए हमारी जो एक चेन होती है, जो एक वो रास्ता होता है कि आपकी डी ड्राइव के अंदर ये फोल्डर है, उसके अंदर ये फोल्डर है, उसके अंदर ये फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, तो ये जो आप ऊपर पूरी की पूरी आपके पास वो लोकेशन आ रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टरी पाथ कहते हैं। An other component of the kernel consists of a location of the collection of device drivers। कहता है हमारे जो कर्नल होता है उसके कर्नल कंपोनेंट है, कहता है उसके अंदर डिफरेंट तरह के डिवाइस ड्राइवर्स की जो है वो कलेक्शन होती है। विच आर द सॉफ्टवेयर यूनिट्स द कम्युनिकेट विद द कंट्रोलर्स। कहता है और इस डिवाइस जो ड्राइवर्स हैं इनके थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर यूनिट्स के अंदर कम्युनिकेट करवाते हैं किसके साथ, कंट्रोलर्स के साथ। यानी हम एट अ टाइम जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं अपनी पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ। ठीक है, तो बेसिकली डिवाइस ड्राइवर्स यही काम करते हैं कि आपके अंदर वाले इंटरनल पोर्शन को, अंदर वाली जो रैम है, हार्ड डिस्क है, उसको डायरेक्टली कम्युनिकेट करवाते हैं किसके साथ, आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ। टू कैरी आउट ऑपरेशंस ऑन द पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच्ड टू द मशीन। क्या कहता है हम इनको पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करवाते हैं अंदर वाले इनर पोर्शन पार्ट्स को, ताकि हम तमाम के तमाम जो पेरिफेरल डिवाइसेस हमारी मशीन के साथ अटैच हुई हैं उनके ऑपरेशंस को मैनेज कर सकें। नेक्स्ट कहता है मेमोरी क्या होती है। कहता है स्टिल एंड अदर मेमोरी मैनेजर, मेमोरी मैनेजर क्या होता है। कहता है स्टिल एंड अदर कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल इज़ द मेमोरी मैनेजर। कहता है हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट है जिसका नाम कर्नल है, तो उसके अंदर कहता है एक मेमोरी मैनेजर होता है। ये करता क्या, विच इज़ चार्ज्ड विद द टास्क ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द मशीन यूज़ ऑफ मेन मेमोरी। यानी जब हम अपनी मशीन को कोऑर्डिनेट करवाना हो, कम्युनिकेट करवाना हो अपनी मेन मेमोरी के साथ, तो कहता है इसके लिए हमारे कर्नल के अंदर जो कंपोनेंट यूज़ किया जाता है उसको हम मेमोरी मैनेजर कहते हैं। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज़ पेज क्या होता है। कहता है डाटा इज़ डिवाइडेड इनटू यूनिफॉर्म साइज्ड यूनिट कॉल्ड पेजेस। कहता है जब हम अपने लार्ज डाटा को छोटे छोटे पोर्शन में, और वो जो पोर्शन होते हैं वो एक यूनिफॉर्म पोर्शन साइजेस के छोटे छोटे जो है वो पोर्शन होते हैं, छोटे छोटे साइजेस का डाटा हम, यानी अपने लार्ज डाटा को हम छोटे छोटे पोर्शन में, छोटे छोटे जो है वो यूनिफॉर्म साइज में डिवाइड कर देते हैं जिनको हम पेजेस कहते हैं। विच आर टिपिकली अ फ्यू KB इन साइज। कहता है वो जो लार्ज डाटा होता है ना उनको हम जिस छोटे छोटे साइजेस में बंद करते हैं उनको पेजेस कहते हैं, और उन पेजेस का साइज मोस्टली किस में होता है, KB के अंदर होता है। नेक्स्ट कहता है दिस लार्ज फंक्शनल मेमोरी स्पेस क्रिएटेड बाय पेजिंग इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। कहता है हम अपने वो जो
लार्ज जो फंक्शनल मेमोरी स्पेस के अंदर जो पेजिंग करते हैं, उन कहता है पेजिंग को क्रिएट करने के लिए हम वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, या इस तरीके को कहता है ये जो हम पेजेस क्रिएट कर रहे होते हैं इनको हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। टू एडिशनल कंपोनेंट्स विद इन द कर्नल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर द शेड्यूलर एंड डिस्पैचर। ये कहता है हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नल होता है उसके पास दो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक टाइम के अंदर दो मेन एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें से एक को हम शेड्यूलर कहते हैं और दूसरे को डिस्पैचर कहते हैं। अब ये दोनों करते क्या हैं, ये नेक्स्ट आने वाले कहता है हम टॉपिक में पढ़ेंगे इनके बारे में कि शेड्यूलर और डिस्पैचर करते क्या हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल 45 आ गया, सॉरी 51 आ गया, जिसमें पहले उसने बूट स्ट्रैपिंग के बारे में बताया। बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड बाय एंड अदर सॉफ्टवेयर यूनिट्स बट वी हैव नॉट कंसीडर्ड हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स स्टार्टेड। कहता है कि जनाब हमारे डिफरेंट तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरह से स्टार्ट होता है। दिस इज़ अकम्प्लिश्ड थ्रू आ प्रोसीजर नाउन एज ए बूटस्ट्रैपिंग। कहता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट होने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, अ CPU is designed so that its program counter starts with a particular predetermined address each time the CPU is turned on। कहता है जब भी आपका जो CPU है वो हमारे डिफरेंट तरह के प्रोग्राम काउंटर को जो है वो स्टार्ट करता है, कब, जब हमारा CPU ऑन होता है। नेक्स्ट कहता है रीड ओनली मेमोरी कौन सी होती है, सच मेमोरी इज नोन एज रीड ओनली मेमोरी। कहता है वो मेमोरी जहाँ पे हमारा डाटा परमानेंट स्टोर हो रहा होता है तो उस मेमोरी को हम रोम यानी रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट, बूट लोडर इन अ जनरल पर्पज कंप्यूटर अ प्रोग्राम कॉल्ड द बूट लोडर इज परमानेंटली स्टोर्ड इन द मशीन रोम। कहता है जो हमारा बूट लोडर होता है ये मशीन रोम में स्टोर होता है। दिस देन इज द प्रोग्राम दैट इज इनिशियली एग्जीक्यूटेड व्हेन द मशीन इज टर्न्ड ऑन। अब सुन ले बूट लोडर होता क्या है। कहता है ये जो बूट लोडर है ये बेसिकली एक प्रोग्राम है जो हमारी रोम के अंदर स्टोर होता है और ये चलता कब है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कब होता है, जब हमारा CPU ऑन होता है। और जब हमारा CPU ऑन होता है तो ये जो हमारा प्रोग्राम है बूट लोडर के नाम से ये कहता है एग्जीक्यूट हो जाता है। और ये एग्जीक्यूट होकर करता गया, ये एग्जीक्यूट हो गया हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारी उस ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी फाइल्स हैं उनको क्या करता है, लोड करता है, ताकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की को स्टार्ट करने के लिए उसकी फाइल्स को लोड करना किसका काम है, बूट लोडर का काम है। नेक्स्ट लास्ट में कहता है जी वाइल इज it is possible to update operating system and boot loader stored in ROM often called a firmware update। कहता है जब भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होता है, यानी मान लो आप विंडो 8.1 यूज़ कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या होगा, विंडो 8.1 जैसे ही थोड़ी उसमें चेंजिंग आएगी, कोई अपडेशन आएगी, तो गूगल के ऊपर जैसे ही उसमें कोई अपडेशन आएगी तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद अपने आप को क्या कर लेता है, अपडेट करता है। कहता है ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपने आप को अपडेट कर रहा है, ये जो बूट लोडर अपने आप को अपडेट कर रहा है जो कि रोम में स्टोर होता है, कहता है इस चीज़ को हम जो है वो फर्मवेयर अपडेट कहते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल 52 है जिसमें हम प्रोसेस एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ेंगे। कहता है कोऑर्डिनेटिंग मशीन एक्टिविटीज़। कहता है हम ये देखने लगे हैं कि मशीन किस तरह से जो है डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। अब वो कहता है हाउ OS coordinates the execution of application software units utility software और OS itself। कहता है हम ये देखना है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरह से हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स को और इटसेल्फ अपने आप को किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। अब इसमें उसने प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस की बात की है, तो यहाँ पे कह रहा है फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम इन द distinction between a program and the activity of executing a program। कहता है हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मॉडर्न जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपने आप को डिफरेंट तरह के प्रोग्राम और डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, डिफरेंट तरह के प्रोग्राम एंड प्रोसेस में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारा जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अच्छे तरीके से वर्क कर सके। कहता है इसमें स्टैटिक और डायनेमिक दोनों एक्टिविटीज़ जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद इसमें एनालॉजी ऑफ म्यूजिक शीट भी जो है वो इन्वॉल्व होती है। उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, कहता है एक्टिविटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज अ प्रोसेस। यानी कहता है जब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो इस
प्रोग्राम के किसी भी प्रोग्राम के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर एग्जीक्यूट होने की जो एक्टिविटी है इसको कहता है हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है जी। उसको कहता है प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर कहता है पहले जो है हमारा प्रोग्राम काउंटर, हमारी जो वैल्यू है वो प्रोग्राम काउंटर में जाती है, फिर वैल्यूज़ इन एंड अदर सीपीयू रजिस्टर, फिर कहता है हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो किसी और सीपीयू रजिस्टर में जाती हैं। वैल्यूज़ इन एसोसिएटेड मेमोरी सेल, द वैल्यूज़ जो है वो एसोसिएट कर दी होती हैं हमारे मेमोरी सेल के साथ। स्नैपशॉट ऑफ द मशीन एट पार्टिकुलर टाइम, फिर कहता है हमारी जो मशीन का जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए स्नैपशॉट कर देती है। तो ये डिफरेंट तरह की प्रोसेस की जो है वो क्या होती हैं जी, स्टेट्स होती हैं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। नेक्स्ट मॉड्यूल 53 पे हम आ गए हैं जी। यहाँ पे पहली जो चीज़ है वो है जी प्रोसेस टेबल। प्रोसेस टेबल क्या होता है, जब दोस्तों आप अपने मल्टीपल प्रोसेसेस को जो है वो एग्जीक्यूट करते हो तो उन तमाम के तमाम प्रोसेसेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी मेन मेमोरी में स्टोर हो रही होती है, और हमारी मेन मेमोरी के जिस ब्लॉक में हमारे मल्टीपल प्रोसेसेस की इन्फॉर्मेशन जो स्टोर हो रही होती है उसको कहते हैं हम प्रोसेस टेबल कहते हैं। तो यहाँ देखें लिखा भी हुआ है, टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द प्रोसेसेस द शेड्यूलर मेंटेन्स अ ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन मेन मेमोरी कॉल्ड द प्रोसेस टेबल, कि वो टेबल मेन मेमोरी के अंदर जहाँ पे हमारे तमाम के तमाम प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है उसको हम प्रोसेस टेबल कहते हैं। अ प्रोसेस इज़ रेडी, कहता है कोई भी प्रोसेस रेडी कब होता है, इफ़ इट इज़ इन अ स्टेट इन विच इट्स प्रोग्रेस कैन कंटिन्यू, कहता है जब हमारा जो प्रोसेस है जब वो अपने प्रोग्रेस को कंटिन्यू रखता है तो इस स्टेट को कहता है हम रेडी स्टेट कहते हैं। उसके बाद फिर कहता है कि वेटिंग स्टेट भी होती है। वेटिंग स्टेट कौन सी होती है, इट इज़ वेटिंग इफ़ इट्स प्रोग्रेस इज़ करंटली डिलेड अनटिल सम एक्सटर्नल इवेंट अकर, कहते हैं जब कोई ना कोई एक्सटर्नल इवेंट अक्कर होता है, यानी आपने कोई यूएसबी अटैच कर दी, आपने कोई जो है वो मेमोरी कार्ड लगा दिया, तो इस तरह जब भी आप कोई एक्सटर्नल कोई आपका जो इवेंट है जब वो अक्कर होता है तो कहता है जो हमारा करंट प्रोसेस चल रहा होता है तो वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट कहता है द डिस्पैचर। अब डिस्पैचर की बात होने की, डिस्पैचर क्या करता है, द डिस्पैचर इज द कंपोनेंट ऑफ द कर्नल, कहता है जो कर्नल के अंदर हमने ऊपर पढ़े थे ना दो कंपोनेंट्स होते हैं, शेड्यूलर होता है जो शेड्यूल कर रहा होता है टाइमिंग को, और दूसरा होता है डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या करता है, तो कहता है ये कर्नल के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको हम डिस्पैचर कहते हैं, डैट ओवरसीज द एग्जीक्यूशन ऑफ द शेड्यूलर प्रोसेसेस, कहता है जो हमारे शेड्यूल किए गए प्रोसेसेस होते हैं उनको एग्जीक्यूट कौन करवाता है, डिस्पैचर। इन अ टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग सिस्टम दिस टास्क इज अकम्प्लिश्ड बाय मल्टी प्रोग्रामिंग, कहता है जब वो हमारे सिस्टम जिनमें हम टाइम शेयरिंग के साथ अपनी मल्टीपल प्रोसेसेस को मल्टीपल प्रोग्राम को चला रहे होते हैं, कहता है इसको हम कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। डैट इज डिवाइडिंग टाइम इनटू शॉर्ट सेगमेंट्स ईच कॉल्ड अ टाइम स्लाइस, कहता है जब हम अपने एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टाइम के जो है वो टाइम में डिवाइड करते हैं एक शॉर्ट सेगमेंट के अंदर, एक टाइम के शॉर्ट सेगमेंट के अंदर, तो कहता है वो जो हम अपने हर प्रोसेस को एक थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, कहता है उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम स्लाइस कहते हैं। और ये टाइम जो स्लाइस होती है ये मोस्टली मिली सेकेंड या फिर माइक्रो सेकेंड में दी जाती है। द प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग फ्राम वन प्रोसेस टू अनदर इज कॉल्ड प्रोसेस स्विच, कहता है जब एक प्रोसेस जो है वो वेट करता है और जब दूसरा प्रोसेस, यानी ये आप ऐसे समझो जब एक प्रोसेस से हम दूसरे प्रोसेस पे स्विच करते हैं तो कहता है इसको हम प्रोसेस स्विच कहते हैं या फिर इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। यानी जब हमारे मेन मेमोरी में एक प्रोसेस जो करंट स्टेट में करंट जो है वो रनिंग कर रहा था, जब उसको हम बाहर निकाल कर किसी दूसरे प्रोसेस को लेके आते हैं, मान लें आपने MS एक्सेल चला रहे थे, अब आपको ज़रूरत है MS वर्ड को चलाने की, तो क्या होगा, MS एक्सेल जो है वो मेन मेमोरी से बाहर चला जाएगा, CPU से बाहर चला जाएगा और उसकी जगह पे MS वर्ड जो है वो लोड हो जाएगा। तो ये जो आप एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे मूव कर रहे हैं इसको हम कहते हैं प्रोसेस स्विच या फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। नेक्स्ट इंटरप्ट क्या होती है, ईच टाइम द डिस्पैचर अवार्ड अ टाइम स्लाइस टू अ प्रोसेस, कहता है जो हमारा कोई प्रोसेस होता है जब वो चलता है तो हमारा जो डिस्पैचर होता है वो हमारे उस प्रोसेस को एक शॉर्ट सा टाइम जो है यानी टाइम स्लाइस जो है वो अलॉट कर देता है। इट इनिशियलाइज अ टाइमर सर्किट that will indicate the end of the slice by generating a signal called an interrupt, कहते हैं जब हमारे यहाँ कोई प्रोसेस चलता है तो हम उसको एक टाइम स्लाइस देते हैं, मान लो 2 सेकंड की टाइम स्लाइस दी, तो जैसे ही उस प्रोसेस के 2 सेकंड कंप्लीट होते हैं तो हम जो है वो उसको उस प्रोसेस को ये आगाह करते हैं एक सिग्नल के थ्रू कि जनाब आपका जो 2 सेकंड का टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इंटरप्ट कहते हैं। व्हेन द CPU रिसीव एन इंटरप्ट सिग्नल, कहता है जब हमारा CPU जो है
वो किसी भी प्रोसेस की इंटरप्ट सिग्नल को रिसीव करता है, इट कम्प्लीट्स इट्स करंट मशीन साइकिल। तो कहता है जब और फिर वो क्या करता है, वो अपने करंट साइकिल को जो है, मशीन साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लेता है, सेव इट्स पोजीशन इन द करंट प्रोसेस। और फिर कहता है जब वो अपने करंट प्रोसेस जिसके ऊपर इंटरप्ट आई है, यानी जिसको आप बाहर निकालना है, यानी उसको मान लो आपने एम एस एक्सेल रन किया हुआ है, तो एम एस एक्सेल को 2 सेकंड मिले हैं, तो जैसे ही 2 सेकंड पूरे होंगे तो फ़ौरन से एक सिग्नल मिल जाएगा सीपीयू को कि जनाब इस एम एस एक्सेल के 2 सेकंड पूरे हो गए हैं, अब एम एस वर्ड की बारी है। तो जैसे ही आप एम एस एक्सेल को निकालेंगे सीपीयू से बाहर और उसकी जगह पे एम एस वर्ड को लेके आएंगे, तो जनाब जो प्रोसेस बाहर जाता है उसकी भी इंफॉर्मेशन आप अपने पास स्टोर कर लेते हो। ठीक है, तो कहता है जब हमारा कोई भी साइकिल पूरा होता है एक प्रोसेस का, तो हम उस करंट रनिंग स्टेट वाले प्रोसेस की इंफॉर्मेशन जो है अपने पास सेव कर लेते हैं, एंड बीइंग एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। और फिर कहता है उसको नेक्स्ट टाइम जो है वो ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि वो नेक्स्ट टाइम हम उसे एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास उस प्रोग्राम की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हो। तो कहता है इसी तरीके ये जो हम अपने एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब मूव कर रहे हैं, तो उन तमाम के तमाम जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं, तो कहता है इसको हम क्या कहते हैं जी, इंटरप्ट हैंडलर कहते हैं। यानी जो इंटरप्ट आई थी उसको आपने प्रॉपरली क्या कर लिया है, हैंडल कर लिया, यानी उसको प्रॉपर उसकी इन्फॉर्मेशन को आपने अपने पास चुके स्टोर कर लिया है, इसलिए आपने इंटरप्ट जो इसको हम कहेंगे इंटरप्ट हैंडलर के आपने जो इंटरप्ट आई थी उसको हैंडल कर लिया है। नेक्स्ट मॉड्यूल 54 पे हम आ गए हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे रिसोर्सेज हैं। ये जो आपको रिसोर्सेज नज़र आ रहे हैं ये एमसीक्यूज़ के लिए ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पूछता है कि फ़ाइल मैनेजर जो है इसका क्या काम होता है। तो दोस्तों फाइल जो मैनेजर होता है एलोकेट्स एक्सेस टू फाइल्स, यानी इसका काम होता है कि फ़ाइल्स को एक्सेस देना फाइल मैनेजर का काम होता है। उसके बाद अगला एमसीक्यू आपका बनता है मेमोरी मैनेजर क्या करता है। तो मेमोरी मैनेजर एलोकेट्स द मेन मेमोरी स्पेस, यानी हमारी किसी भी चीज़ को अगर मेमोरी की स्पेस चाहिए हो तो वो एलोकेट कौन करवाता है, मेमोरी मैनेजर। उसके बाद शेड्यूलर एलोकेट्स स्पेस इन द प्रोसेस टेबल, यानी जो हमारा शेड्यूलर होता है ये हमारे किसी भी प्रोसेस को प्रोसेस टेबल के अंदर स्पेस एलोकेट करता है। उसके बाद डिस्पैचर एलोकेट्स टाइम स्लॉट्स, यानी ये जो डिस्पैचर होता है इसका काम ये होता है कि ये आपके जितने भी आपके प्रोसेस जो कि रनिंग स्टेट में होते हैं उनको टाइम स्लॉट जो है वो असाइन करता है। नेक्स्ट रिसोर्स एलोकेशन आ जाती है जी। तो इसमें इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। रिसोर्स एलोकेशन इश्यूज़ कहते हैं डिफरेंट तरह के रिसोर्स एलोकेशन इश्यूज़ क्या होते हैं, ये मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। लेकिन जो आपके एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट थे वो ये 4 एमसीक्यू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी वो ये वाली है कि रिसोर्स एलोकेशन इशू क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ पे डायग्राम की थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पे देखें एक आपका प्रोसेस है ए और एक प्रोसेस है बी। अब यहाँ पे आपके पास 2 रिसोर्स हैं, एक रिसोर्स नंबर 1 है और एक रिसोर्स नंबर 2 है। जब दोस्तों प्रोसेस नंबर ए रिसोर्स 1 को यूज़ कर रहा होगा तो उस दौरान प्रोसेस बी जो है वो रिसोर्स 1 के लिए को यूज़ करने के लिए वेटिंग कर रहा हो, वेट स्टेट में लगा होगा। और जब प्रोसेस बी जो है वो रिसोर्स 2 को यूज़ कर रहा होगा उस दौरान आपका प्रोसेस अगर ए को रिसोर्स 2 को यूज़ करना है तो वो उसके लिए वेटिंग में लगा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक रिसोर्स को एक टाइम में एक ही प्रोसेस से यूज़ करेगा और जो बाकी प्रोसेसेस होंगे वो उस दौरान वेटिंग में लगे होंगे, ताकि जैसे ही वो रिसोर्स खाली हो तो जो दूसरा जो प्रोसेस है वो फिर उसको जो है वो एलोकेट कर लेगा, एक्टिवेट कर लेगा। उसके बाद आ जाता है जी मॉड्यूल 55 जिसमें वो कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता हूँ। ये थोड़ा ऊपर से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे जाके इंपॉर्टेंट आएगी। यहाँ पे देखिए पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जी टेस्ट एंड सेट। कहता है ना अदर अप्रोच इज़ टू यूज़ द टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन दैट इज़ अवेलेबल इन मैनी मशीन लैंग्वेजेस। कहता है ये जो टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये बेसिकली डिफरेंट जो हमारी मशीन लैंग्वेजेस हैं उनमें अवेलेबल होती हैं। दिस इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट्स टू सीपीयू टू रिट्रीव द वैल्यूज ऑफ अ फ्लैग। कहता है ये जो टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये हमारी डिफरेंट मशीन लैंग्वेजेस में अवेलेबल होती हैं और इनका काम ये होता है कि इनके थ्रू हम अपने यानी हम अपने सीपीयू से डायरेक्टली जो है वो फ्लैग की वैल्यू जो है वो रिट्रीव करते हैं। ओके जी। नेक्स्ट आता है जी सेमाफोर सेमाफोर क्या होता है। कहता है प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड फ्लैग एज जस्ट डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड अ सेमाफोर। कहता है जब हम अपने फ्लैग को प्रॉपरली जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं तो कहता है इस तरीके को हम जो है वो सेमाफोर कहते हैं। इन रेफरेंस टू द
रेल रोड सिग्नल्स यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू सेक्शन ऑफ ट्रैक्स। यानी वो आपने वो जो अपनी डीवीडी देखी होगी, डीवीडी वो सीडी जिसको हम कहते हैं, तो उस सीडी के ऊपर डिफरेंट तरह के ट्रैक्स बने होते हैं, सेक्शंस बने होते हैं, उन सेक्शन में डिफरेंट तरह के ट्रैक्स बने होते हैं। तो उन ट्रैक से डाटा को फेच करने के लिए दोस्तों हम जो है वो सेमाफोर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कहता है जी, सच आ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ क्रिटिकल रीजन। कहता है हमारी एक सीक्वेंस, यानी जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन का जो एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस को कहता है हम क्रिटिकल रीजन कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है। तो कहता है इसकी डेफिनेशन ये है कि द रिक्वायरमेंट दैट ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम बी अलाउड टू एग्जीक्यूट अ क्रिटिकल रीजन इज नोन एज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। यानी जब आपका एक सिंगल प्रोसेस एक टाइम के अंदर, एक सिंगल प्रोसेस जब आपके क्रिटिकल रीजन को यूज़ करता है, यानी क्रिटिकल रीजन को एग्जीक्यूट करता है, तो कहता है इसको हम जो है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो कहते हैं। ले जी, यहाँ तक आपका मॉड्यूल 55 तक कंप्लीट हो गया। जो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं इनको कवर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।